वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे स्त्री विमर्श के। नवीन युग में नवीन समस्याओं के साथ साथ कुछ नई बातें उभर कर आई और मुख्य विमर्श हमारे सामने आते हैं। इनमें से मुख्य विमर्श हैं स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श। स्त्री विमर्श स्त्री चेतना जब से आई तो बहुत सी महिलाओं से संबंधित समस्याएं सामने आईं और स्त्री विमर्श पर बात करनी शुरू की। बहुत से अंतर्विरोध थे जिसके कारण से एक नारी अपने वर्ग की समस्याओं पर अधिक लिख सकती है। नारी मुक्ति की अवधारणा के इर्द गिर्द ये रचा गया जो कथा साहित्य है वो स्त्री विमर्श का साहित्य माना जाता है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति को दर्शाने का इस साहित्य में प्रयास किया गया और पुरुष लेखकों की अपेक्षा जो महिला लेखिकाएं हैं वो स्त्री की समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से उठाने में सक्षम है और ये प्रयास हमेशा उन्हीं के द्वारा किया गया। अपने वर्ग की समस्याओं की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है और वो ज़्यादा लिख सकते। 8वें दशक से इस तरह के लेखन को पहचाना और इस तरह के लेखन को महिला लेखन के नाम से अभिहित किया गया। हालांकि लेखिकाओं ने स्वयं ने अपने पृथक से विभाजन का विरोध किया, पर वस्तुतः दर्जनों लेखिकाएं 8वें दशक से नई कहानी के रूप में हमें दिखाई देती हैं। कहानी जगत में, उपन्यास जगत में उन्होंने पदार्पण किया। नई कहानी के दौरान उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी आदि गिने गिने नाम ही सुनाई देते थे और बाद में दीप्ति खंडेलवाल, मधुरा गर्ग, मणिका मोहन, मंजुल भगत, कृष्णा सोवती, कृष्णा अग्निहोत्री, सूरवाला, सुधा अरोड़ा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, नमिता सिंह, मैत्री पुष्पा आदि महिलाओं ने लेखन को बहुत समृद्ध किया। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक स्त्री विमर्श में पुरुष लेखकों की उल्लेखनीय रचना नहीं है। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, बिन दरवाजे का मकान, रामदश मिश्र, वासंती, भीष्म सहानी, अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर आदि अनेक जो उपन्यास हैं, अनेक कृतियाँ नारी के प्रति होने वाले अन्याय को मुखर करती हैं और इस अन्याय का प्रतिवाद भी करती हैं। प्रारंभिक रूप में स्त्री विमर्श नारी की प्रतिक्रियाओं पर आक्रामक रहा। पुरुषों का हर जगह से विरोध करने की प्रवृत्ति चरित्रों को अपनी मुक्ति के अभियान से भर दिया। इसीलिए राजी सेठ को एक जगह लिखना पड़ा कि किसी स्त्री पाश का अंधाधुंध समर्थन करके श्रेष्ठ रचना नहीं लिखी जा सकती। एक जमीन अपनी उपन्यास में चित्रा मुदगल ने भी सावधान किया है कि पुरुष का विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है। इसी तरह अनेक कहानियों और उपन्यासों में
मात्र यौन संबंधों की स्वच्छंदता को ही श्रेय मान लिया गया। और ये मात्र स्वच्छंदता का, यौन संबंधों की स्वच्छंदता का श्रेय मान लेना भी नारी मुक्ति नहीं है। 90 दशक में देखा गया है कि स्त्री विमर्श के कहानियों में के नाम उपन्यासों के माध्यम से अधिक उभरा है। कई दर्जन उपन्यास स्त्री विमर्श के लिखे गए। नारी की अवधारणा के कई पक्ष और उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आर्थिक मुक्ति। नारी विमर्श का स्वर मुख्यतः नारियों की आर्थिक निर्भरता की मांग करता है। आर्थिक स्वावलंबन के अभाव में नारी परिवार में शोषित वर्ग की भूमिका निभाती है। हिंदी उपन्यासकारों ने इस सत्ता को ओझल नहीं होने कि नौकरी करने वाली या मॉडलिंग, अभिनय आदि से जुड़ी नारियां पुरुष के समान अवमूल्यों को चुनौती देने की स्थिति में होती है। कई उपन्यासों में एक और तो समाज में नारी पुरुष के लिए अत्यंत प्रतिमानों की तरह, अन्यान्य प्रतिमानों की तरह चर्चा आक्रोशपूर्ण ढंग से की गई है। दूसरी ओर आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों का भी वर्णन किया गया है। ये स्वाभाविक है कि मैत्रेयी पुष्पा ने बेतवा बहती रही में नारी की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, विभिन्न मानसिकता से दुर्मुह समाज में आज की नारी मांग वस्तुमात्र संपत्ति विनिमय की चीज है। नमिता सिंह ने अपनी सलीबें में नारी की वर्तमान स्थिति का बयान इस प्रकार किया है, ये जिंदगी तो जैसे अंधेरे घने जंगल से निकलने वाली पगडंडी का नाम है। किधर से कोई बाघ या भेड़िया हमला कर दे, किस पेड़ के पीछे से जंगली सुअर दौड़ता हुआ आए और टक्कर मार कर गिरा दे, कुछ पता नहीं। इसी तरह से घनी हुई सुबह रामदरस मिश्र की लक्ष्मी का सोचना है कि क्या स्त्रियों को कोई दूसरा ईश्वर पैदा करता है, या यहाँ स्त्री पुरुष के लिए दो नियम हैं। वह स्त्री के स्वावलंबन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराते हैं और परिवार में बेटी बेटी के भेदभाव से सहमत नहीं होते। इस सोच के विरुद्ध नारी तनकर खड़ी हो जाती है और बेटी बेटे के जो आपसी भेदभाव है, माँ बाप के प्रति जो संतान का कर्तव्यबोध है, उसको भी बांट देता है। पता नहीं किसने ये नियम बना दिया कि बेटी की हर चीज़ माँ बाप के लिए अमृत है, बेटे की हर चीज़ अमृत है। तो सुन लीजिए, मैं भी कोई निर्जीव चीज़ नहीं हूँ, जहाँ मैं डाल दी जाऊँ और जहाँ वहीं पड़ी रहूँ। इसी तरह का विद्रोह भाव चित्रा मुद्गल के उपन्यास एक जमीन अपनी में भी को भी मूल्यवान बना देता है। अंकिता ने सुधांशु से स्पष्ट कहा है, औरत बोनसाई का पौधा नहीं, जहाँ जी चाहे उसकी जड़ें काटकर उसे वापस गमलों में रोक दिया जाए। वह बोना बनाए रखने की इस साजिश को अस्वीकार भी तो कर सकती है। कीर्ति कथा कश्मीरी लाल के द्वारा लिखी गई में कीर्ति समाज में औरत की नियति से अवगत है। हर जगह पर औरतों का बुरा हाल, समाज में कोई दूध नहीं, हर असहाय स्त्री आज भी शूद्र है, वस्तु है, साधन है, गुलाम है, इसीलिए कि वह नारी के स्वातंत्र के अधिकार की जरूरत को समझती है। उसे नारी के लिए बेचारी संबोधन पर आपत्ति है। वह अपनी भाभी को पुरुष प्रधान समाज में अमूल्यों का विरोध करने के लिए उकसाती है। नारी के अस्वीकार के इस क्रम में आर्थिक स्वावलंबन को लेकर उन्मुक्त भोग
विवाह संस्था का विसर्जन, पतिव्रत आदि मूल्यों का निषेध आदि कई विकल्प उभरे और इन सब हिंदी के प्रबुद्ध उपन्यासकारों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया। एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए में मॉडलिंग, मीडिया और अभिनय के ग्लैमरपूर्ण परिवेश में नारी के संघर्षपूर्ण उपलब्धि और भटकाव के संदर्भ। ये उपन्यास बताते हैं कि आधुनिक नारी यदि पुरुष अत्याचार की प्रतिक्रिया में समस्त नैतिक मूल्यों का तिरस्कार करती है तो इसे प्रतिशोधात्मक कार्यवाही अधिक कही जानी चाहिए। नारी मुक्ति का सार्थक प्रयास कम कहा जा सकता है। चित्रा मुद्गल ने एक जमीन अपनी में नारी के मर्द बनने की सोच को प्रासंगिक नहीं पाया है। मर्दों की भांति रहना, वे समस्त आचार विचार व्यवस्थाएं अपनाना, यही समानता का दृष्टिकोण है। जब ये अवस्थाएं मर्दों के लिए अनैतिक और अमानवीय हैं तथा दुराचरण हैं, निरंकुशताएं हैं, तो स्त्री के लिए ये उचित कैसे हो सकता? वर्जनाहीन, नैतिकता विहीन होकर जीने की ललक पाश्चात्य नारी मुक्ति आंदोलन की विकृति तलछट, जिसे उपन्यास लेखिका अस्वीकार कर देती है। अतः उपन्यास की एक अन्य नारी नीता अपने कटु अनुभवों से गुजरते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस देश की स्त्री यहाँ की मिट्टी का, यहीं की मिट्टी, इस देश की स्त्री को यहीं का खुला हवा पानी चाहिए। यहाँ की मिट्टी का पौधा यहीं के मौसम में अनुशासन में जी सकता है। बाहरी और उधार का हवा पानी उसे पच नहीं। कमल कुमार के आवर्तन में पार्वती का चरित्र भी देशीपन लिए हुए। नारी मुक्ति के समर्थकों को यौन शुचिता एक अवरोध जैसी लगती है और इससे जुड़ी हुई कौमार्य, सतीत्व, पतिव्रता जैसी धारणाएं नारी के विकास में बेड़ियां मानी गई। इसीलिए ये अस्वाभाविक नहीं है कि कुछ उपन्यासकारों के नारी चरित्र उन्मुक्त भोग, यौन स्वच्छंदता में विश्वास रखते हैं। अंतरयात्रा, कीर्ति कथा इत्यादि में शरीर धर्म की संतुष्टि के लिए कुछ हद तक स्वच्छंदता की मांग उठी। अंतरयात्रा में सरोज जानती है कि सन्यासी उसका पति नहीं है, फिर भी पतिहीन बाल विधवा होकर उसने जो मानसिक व्यथा भोगी, उसके निवारण हेतु पर पुरुष के प्रति समर्पण उसे अनैतिकता नहीं। चाक में रेशम और सारंग पर पुरुष से यौन संबंध स्थापित करके पश्चाताप नहीं करती, लेकिन कभी कभी होता यह है कि यौन वर्जनाओं से मुक्ति के नाम पर अंततः वह पुरुषों की भोगलिप्सा का शिकार हो जाती। उनका यह क्रांतिकारी कदम भी पुरुषों के वर्चस्व को प्रभावित ही करता है और बढ़ावा ही देता है। वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए में, अलका रंगी हुई चिड़िया, नीता एक जमीन अपनी की स्थिति संदर्भ में द्रष्टव्य। वर्षा वशिष्ठ के संबंध में हर्ष के अलावा और भी पुरुषों से उसके संबंध, अलका के दर्शन आदि कई पुरुषों से समझौते करने पड़े। नीता सुधीर जैसे कई पुरुषों के द्वारा छली जाती है। इन हादसों के पीछे पुरुषों की भोगलिप्सा के समानांतर नारी की भी आत्ममुक्ता और देह को दांव पर लगाकर कुछ विशिष्ट पा लेने की मानसिकता विद्यमान। ये उपन्यास संकेत देते हैं कि नारी की चेतना का अर्थ अपनी शर्तों पर गलत सही आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना मात्र नहीं। रंगी हुई चिड़िया धर्मेंद्र गुप्त का उपन्यास है और इसमें कहा गया है कि नारी चेतना का एक रूप शीला रामेकर है, जिसकी एक आवाज पर हजारों मजदूर इकट्ठे हुए।
एक जमीन अपनी की अंकिता अपनी शर्तों पर संघर्ष करती है। नारी चेतना का स्वस्थ और सकारात्मक रूप इदन नमम की मंदा में द्रष्टव्य है। बकौल राजेंद्र यादव, उसकी लड़ाई दोहरी है। औरत होने की और बंदिशों के अधिकारों की मेधा पाटेकर की तरह मंदा अपनी जमीन पर आड़े बना दिए गए। भूमि की लड़ाई का नेतृत्व करती है। उसकी अपनी निजी समस्याएं हैं, कुंठाएं हैं, लेकिन इनसे ऊपर हटकर वह बड़ी लड़ाई जन प्रतिरोध का हिस्सा बनती है। रामकथा के माध्यम से उसकी सोच है, न बांधे से, न ठहाके से लंकापुरी, न मारे रावण और मेघनाथ, लेकिन इस तरह की तो इच्छा तो करे, विचारे तो सही, किसी प्रतिरोध का शुरुआत तो करे। अपनी सलीबे में नमिता सिंह का आग्रह है कि प्रबुद्ध नारियों को जन जागरण का कार्य अवश्य करना चाहिए। जाहिर है कि हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श ठोस और जुझारू चिंतन के रूप में उभर कर आया है। आर्थिक स्वावलंबन, अपनी समस्याओं के लिए विरोध प्रदर्शन करना, उनके लिए जूझना, ये नारी चेतना के बहुत ज्वलंत उदाहरण हैं। परंतु केवल यौन वर्जनाओं को दूर करके अपने को उन्मुक्त यौन का साधन मान लेना, ये नारी स्वतंत्र नहीं है। तो हमें स्त्री विमर्श के लिए सही स्त्री विमर्श, सही स्त्री चेतना को समझना पड़ेगा, तभी जो है स्त्री विमर्श की सही परिणति हो सकती है।